ओके, तो अभी हम कर रहे थे इसमें हाफ वेव एंड रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब हाफ वेव में ये हमने देख लिया कि प्रोसेस, बीच में अभी नेटवर्क का इश्यू हो रहा था तो उस वजह से ना मसला आ गया था, तो मैंने लिंक क्रिएट कर दिया है। आई होप कि अब आवाज क्लियर आ रही होगी सबको। ठीक है, असद एंड सैयद सिर्फ ये इन्फॉर्म एक्नॉलेज करते हैं आवाज क्लियर आ रही है। जी सर, आवाज सही आ रही है। ओके गुड। जी सर, आवाज क्या ओके ठीक है, तो ये पार्ट हमारा इसमें जो पूरा फिनोमेना, मतलब डायोड में जब पॉजिटिव साइकिल होता है तो हमारा फॉरवर्ड पाथ में हो जाता है और पूरा करंट को कंडक्ट करता है। जब नेगेटिव साइकिल हो जाता है तो डायोड आपका रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है और आपका कंप्लीट कंडक्ट उसको नहीं करता और ब्लॉक करते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफाइड होकर आ जाती है। अब यहाँ पर हम हमेशा एक काम करते हैं ना, एवरेज निकाल दें कि एक साइकिल में हमें एवरेज कितना वोल्टेज मिला। ठीक है, तो इस हाफ वेव का अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज जनरली किस तरह निकाला जाता है, याद है एवरेज का? आवाज आ रही? ओके ओके, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट में ये चेक करते हैं कि एवरेज आउटपुट कितना आया। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, उसका तरीका ये होता है, जैसे मिसाल दो, आप तीन चीजों जनरली कोई जीपीए निकालते हैं या कोई तीन मैचेस है, मिसाल दो, तीनों में कितना एवरेज स्कोर करते हैं, तीन प्लेयर 3 इनिंग्स खेला है तो उसमें कंसिस्टेंटली कितना स्कोर ऑन एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि जितनी भी इनिंग्स उसने खेली हैं उन सब का स्कोर सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से एवरेज निकालते हैं कि भाई टोटल टाइम जो उसने एक साइकिल में लिया उस टाइम से हम डिवाइड करते हैं और उसमें जो एरिया अंडर द कर्व जितना आया है वो करेंगे एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा वो ये आएगा, एवरेज इज इक्वल टू वी पीक अपॉन पाई। तो यहाँ पर वी पीक क्या है, कोई बताएगा? कुछ आइडिया है किसी को? कोई रैंडम? कोई मसला नहीं, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, ये एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टोटल जो एक साइकिल का टाइम पीरियड जो कि 2 पाई बनता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा वी एवरेज जो बनेगा वो वी पीक। वी पीक क्या होता है, जो साइकिल में जो हमारा पूरा साइकिल है ना, इसमें वोल्टेज पहले बढ़ता रहता है, फिर एक खास पॉइंट होती है जिसमें सबसे हाईएस्ट वोल्टेज होता है, फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है एंड सो ऑन। ये इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है जिससे साइन वेव बनती है। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज होता है इसको हम कहते हैं वी पीक। ठीक है, तो उस वजह से इसको जो हमारे पास एवरेज वोल्टेज है उसमें पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई करेंगे तो हमारे पास उसका एवरेज मिलेगा जब हम एक साइन वेव को इस डायोड से रेक्टिफाई करवाएंगे। बात क्लियर हो गई ये अभी वारिस एंड? जी सर। ठीक है गुड। तो इस तरीके से आपके सामने एक बहुत एग्जांपल क्या, बहुत ही सिंपल है। एक फिगर दी हुई है, कैसे वे पूछा होगा भाई बताओ इसका एवरेज वोल्टेज कितना है। मतलब जब हम एक इसको प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज करूं फॉर सपोज एग्जाम्स के लिए, यूं भी कर सकता हूं कि ये साइकिल है ना, मैं इधर कंप्लीट साइकिल कर दूं इसको और मैं ये कहूं कि इस साइकिल को जब आइडियल डायोड से गुजारा जाएगा
तो बताओ उसके आउटपुट से कितना एवरेज वोल्टेज मिलेगा। तो कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम ही होगा, क्योंकि जब डायोड से गुजरेगा तो इसका नेगेटिव साइकिल क्लिप हो जाएगा। जो मैंने ऐड किया था ना, वो डायोड से गुजरने के बाद क्लिप हो जाएगा, तो आपके पास यही वेव फॉर्म बनेगी जो अभी नजर आ रही है। और इसमें एवरेज का फॉर्मूला क्या है, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई। तो पीक वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे हमें कितना है, 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय पाई। और पाई की वैल्यू मेरे ख्याल में तो बचपन से सबको याद है, क्या होती है, 3.14। एग्जैक्टली, ठीक है। तो 3.14 से कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो 1/3.14 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 31.8% बनता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं, अगर एवरेज को में जनरली हम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिखें ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई जो पीक वोल्टेज का 31.8% निकालेंगे ना, तो वो एवरेज वोल्टेज होगा, मगर किसका, हाफ वेव का। बस ये ध्यान में रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का। उसके बाद हाफ वेव हो गया, मगर इसमें नुकसान क्या हो रहा है, ये साइकिल पूरा आपका क्लिप हो रहा है, तो इससे एवरेज आपको ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का। इसको बढ़ाने के लिए या क्या किया जाता है, फिर एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। बात समझ में आ रही है? उसमें आपके ख्याल में जी क्या हो सर। रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कुछ एक अंदाजा, नाम से मतलब हाफ वेव मैंने बताया ना कि हाफ वेव को क्लिप करता है और हाफ वेव को पास करता है, तब मतलब हाफ वेव को पास करता है तभी हम कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, एक अंदाजा आपका मतलब दिमाग क्या कहता है? हाँ, असद है ना, वारिस, कोई मसला नहीं, अगर कोई तुक्का भी लग जाए कोई मसला नहीं। ओके नहीं सर, जहन में नहीं आ रहा। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, उसमें मैं अभी वेव फॉर्म दिखाता हूँ आपको, मगर इस डायोड को अभी जो हमने ये सॉल्व किया है ना, ये हमने किया है आइडियल केस में। प्रैक्टिकल केस में हमारे पास एक सिचुएशन ये होती है कि उसमें डायोड पे एक वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7, तो वो आउटपुट में से माइनस होता है, तो आपके पास जो है ना ये एक माइनस चेंज आएगी, ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जो प्रॉब्लम है समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब क्या है, एक डायोड है, उसको ये साइकिल हम इसे इनपुट देते हैं और ये उसको देते हैं। अब बताओ कि इस रेजिस्टर में कितना वोल्टेज जो आपके पास पास होके डायोड से आएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो इसका तरीका क्या है कि जो आउटपुट होगा वो पीक आउटपुट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज इनपुट माइनस 0.7 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.3 वोल्ट, वो होगा पीक वोल्टेज। और उसका फिर हमें हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने क्या किया था, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, पाई से डिवाइड किया। हाँ, हाफ वे में उसको पाई से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब इसका 31% करेंगे तो उसका हमारे पास वो मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका 31% अराउंड बन जाएगा, कोई कितना होगा, 50 होगा 2.15, और ये 30 तकरीबन हो जाएगा 1.78 के आसपास। तो ये इसका एवरेज। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि आप अंदाजा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सेम वेव फॉर्म है, मगर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इस डायोड में 100 पीक टू पीक वोल्टेज का सिग्नल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे सिग्नल लो वोल्टेज का दिया हुआ था, यहाँ पे हाई वोल्टेज का सिग्नल दिया हुआ है, तब भी एग्जैक्ट सेम ही प्रोसेस होगा। जो पीक वोल्टेज है इस इनपुट का, उसमें से माइनस करने 0.7, तो 99.3 बचेगा वोल्टेज, और उसका फिर हम निकालेंगे 31.8%। तो इसमें से हमें आउटपुट में एवरेज वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर ये अभी पीक वोल्टेज है और मैं आपसे एवरेज वोल्टेज पूछ सकता हूँ। बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके गुड। अच्छा, अब देखो, अब जैसे जैसे हम चीजों को समझते जा रहे हैं तो चीजें जो है ना इंटरेस्टिंग भी होती जा रही हैं। कैसे?
कि हमने ट्रांसफार्मर को पढ़ा हुआ है, उसमें वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। तो और अब हमने डायोड को भी, उसकी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को भी पढ़ लिया और एवरेज वोल्टेज वगैरह निकालना भी अब समझ लिया है। तो अब देखो हम इन दोनों चीजों को यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। हम ये करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो पावर सप्लाई होते हैं ना, तो पावर सप्लाई का पहला स्टेप ये होता है, वो पहले ट्रांसफार्मर, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर फिल्टर, फिर रेगुलेटर। तो हम ये ट्रांसफार्मर वाले स्टेज तो आ गई, इसमें हम अपने वोल्टेज को डिजायर लेवल तक लेके आ सकते हैं। कैसे? मिसाल दो, हमारे पास घरों में वोल्टेज जो आ रहा है वो 220 आ रहा है, मगर आप जब एक मोबाइल चार्जर के लिए चार्जर बना रहे हैं, तो वहां पे तो आपको मोबाइल के लिए मेरे ख्याल में 3.7 वोल्टेज चाहिए होता है, या 5 वोल्ट होता है। नॉर्मली 3.7 होता है या 5 वोल्ट चाहिए होता है। ठीक है, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हम 2 जो 220 वोल्टेज जो हमारे पास एसी में आ रहा है, उसको 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सवाल हो सकता है ना, ज़हन में आ सकता है ना। तो फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर आ जाता है। तो पहले ट्रांसफार्मर से उसको वो स्टेप डाउन करेंगे, मतलब उसको हम सपोज करते हैं कि इस तरीके से डाउन कर देते हैं कि जो 220 वाला है वो कन्वर्ट हो जाए आपका राउंड अबाउट 7 से 8 या 10 वोल्ट पीक टू पीक पे साइन वेव। ठीक है, 10 वोल्ट पे आ गया, उसके बाद डायोड से गुजारा, नेगेटिव साइकिल क्लिप हो गया, उसके बाद हमने उसका एवरेज किया, निकालेंगे जो तकरीबन राउंड अबाउट 32% है, तो हमारे पास वो 5 के करीब जो है ना हमें वो आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से डिजाइन होती हैं। तो हालांकि कुछ भी मुश्किल नहीं है, ट्रांसफार्मर के स्टेप अप स्टेप डाउन के पूरे फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम्स भी किए हैं, असाइनमेंट्स आप लोग कर रहे हैं अभी, क्विज भी कल आप लोगों ने की है। तो ये हो गया। अच्छा, तो इस तरीके से ये मतलब प्रॉब्लम्स को एग्जाम में मैं दे सकता हूँ जिसमें दोनों चीजें कंबाइन भी हो। तो ये सिर्फ समझ लें, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास इसी बेस पे एक प्रॉब्लम है। अब ट्रांसफार्मर का 2:1 का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा आप दोनों में से? कुछ आइडिया हो रहा है? जी, कुछ सेकेंडरी टू प्राइमरी। सेकेंडरी इसमें कौन सी है, प्राइमरी कौन सी होगी? सर लेफ्ट साइड वाली है और प्राइमरी जो भी राइट साइड वाली। जहाँ पे हम सप्लाई देते हैं ना, सो इनपुट होता है वो प्राइमरी होती है, और जो आउटपुट होता है वो सेकेंडरी साइड होती है। 2:1 का मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर का रेशियो है, मतलब यहाँ पर जो आप देंगे ना, ये उसको हाफ करके यहाँ पे देगा। ये नंबर ऑफ टर्न रेशियो बता रहा है कि यहाँ पे जो टर्न रेशियो है ना, सेकेंडरी में प्राइमरी में उससे दुगने हैं। जब प्राइमरी का टर्न रेशियो ज्यादा होगा और सेकेंडरी का कम होगा ना, तो वहां पे वोल्टेज डाउन होता है, और हमें यहाँ पे वोल्टेज डाउन ही करवाना है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई? सर एक दफा दोबारा बता दीजिएगा। ओके, मैं कह रहा हूँ कि जब भी ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन होता है ना, तो उसके प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होता, जो प्राइमरी साइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं सेकेंडरी साइड से। आई बात समझ में? तो जी सर। सेकेंडरी साइड के कम होते हैं। तो यही ये जो 2:1 जो है ना, एक्चुअल में इसको हम ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। ये बता रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 2 का इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइमरी साइड पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो डबल हैं सेकेंडरी साइड के। तो मतलब सेकेंडरी साइड में अगर मिसाल लो 50 टर्न्स हैं, तो यहाँ पर 100 होंगे। तो इस तरीके से वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है। आई बात समझ में? अब क्लियर हो गई? जी सर। ओके, गुड। और जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ये, प्राइमरी का ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का वोल्टेज
इज इक्वल टू ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी के टर्न्स। बात क्लियर हुई? तो यहां पर प्राइमरी पे कितने हैं? 2/1, तो ये बन गया 2। यहाँ पे 2/1 करेंगे 2 बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी साइड पे 2 टाइम्स है और सेकेंडरी साइड पे 1 टाइम है, तो 2/1 किया तो 2 बन गया। और हमें किसका वोल्टेज चाहिए? सेकेंडरी साइड का। तो ये जो सेकेंडरी साइड इधर मल्टीप्लाई में हो रही है, इस तरफ लेके जो डिवाइड में इस तरफ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा V प्राइमरी इज इक्वल टू 2 ऑफ सेकेंडरी, और मुझे तो सेकेंडरी का चाहिए ना, तो सेकेंडरी बन गया इज इक्वल टू 1/2, जो इधर 2 मल्टीप्लाई में ना उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, जो तो हाफ हो जाएगा। तो 0.5 सेकेंडरी और 0.5 ऑफ प्राइमरी। ये बात समझ में आ गई या नहीं? नो सर। नहीं आई? अच्छा, कहाँ कौन से स्टेप पे नहीं आई? ये तो सिंपल फार्मूला है ना, उसको मैनिपुलेट करना है। ये जो फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ भी होगा, बल्कि यहाँ पे ना डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये देखो। अब मेरे ख्याल में ये आपको असल में वो माउस की राइटिंग, ये जो है ना माउस से राइटिंग हो रही है, तो उसमें शायद वो इतना क्लियर ना समझ में ना आ रहा हो। ये देखें, ये नजर आ रहा है जो VP है, P इंडिकेट कर रहा है पीक वोल्टेज, और ये लिखा हुआ ना सेक SEC, सेक शो कर रहा है कि ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, मतलब आउटपुट साइड का यहाँ पे वोल्टेज इज इक्वल टू N। N क्या है? ट्रांसफार्मर रेशियो, जो कि बनता है किससे? सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। बात क्लियर होगी अब? जो कि 1/2 करेंगे तो कितना बनेगा? 0.5, और वही लिखा हुआ है यहाँ पर। जी अब सर, समझ गए। अब समझ में आ गया? देखो, अब यहाँ से हमें खुद ही आइडिया हो रहा है, 170 पीक किस दिया था और हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है? 85 का, मतलब हाफ हो रहा है। तो बात सेंस दे रही है, ठीक है। अब जब 85 यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो उसमें से 0.7 इसका जो ड्रॉप होता है, आइडियल प्रैक्टिकल मोड में हम जब काम करते हैं तो इसमें 0.7 का ड्रॉप होता है, वो माइनस किया हमने। तो वो माइनस किया, हमारे पास कितना आया? 84.3 जो है ना पीक वोल्टेज। ये कितना है? पीक वोल्टेज। ये P इंडिकेट कर रहा है पीक वोल्टेज, ठीक है। और इसका मैं आपको कहूं एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या होगा इसका? कितना परसेंटेज निकलेगा हाफ वेव में? किससे करते हैं डिवाइड? पाई से, एग्जैक्टली। मतलब ये इस तरह के एग्जांपल्स आ सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। तो इससे समझने की, हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब बात क्लियर हो गई? जी सर। जी सर। ओके, गुड। और जो फुल वेव है ना, फुल वेव आपको ये यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये फुल वेव समझ में आई? नहीं नहीं, अभी भी नहीं आई। हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ जी जी, मैं कह रहा हूँ फुल वेव यहाँ से समझ में आई? फुल वेव में क्या होता है? बिल्कुल वही काम हो रहा होता है, मगर ये बनाव कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें पॉजिटिव साइकिल भी कंडक्ट करता है, मगर इसमें नेगेटिव साइकिल, ये डायोड्स के हम इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि इसके नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव होकर यहाँ पे कंडक्ट करता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पूरी वेव फॉर्म है ना, ब्लॉक कुछ भी नहीं होता, पास हो जाती है, मगर वो पॉजिटिव में होकर पास हो जाती है। तो इससे हमारा जो आउटपुट पे है ना, वही सेम साइन वेव, मगर आउटपुट में आपको एवरेज वोल्टेज जो ना वो ज्यादा हो जाएगा। अब बात क्लियर हुई? अब सवाल ये हो सकता है कि आप पूछ सकते हैं कि कैसे। अगेन ये प्रीवियस लेक्चर में ना ये मैंने करवाया था, मतलब दिखा दिया था। वो ये है, ये जो डायोड्स आपको नजर आ रहे हैं
स्लाइड में ये वाली अरेंजमेंट, ये डायोड्स को इस तरीके से हम जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 4 डायोड यूज होते हैं। ये डायोड ऐसे होते हैं जब पॉजिटिव साइकिल होता है तो ये D3 और D2 कंडक्ट हो रहा होता है, जब नेगेटिव साइकिल आता है तो D1 और D4 कंडक्ट हो रहा होता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो ये जो साइन वेव है उसको वो फुल वेव रेक्टिफाई करके देता है। बात क्लियर हुई? जी सर। जी सर। ओके, ये स्लाइड्स वगैरह वैसे ही शेयर हो जाएंगे, बुक्स मैंने शेयर किए हुए हैं, ये फ्लाइड की बुक है। अगर ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, मैं देख लेता हूँ, अगर ये भी नहीं होगी तो मैं ये भी शेयर कर दूंगा। तकरीबन डेटा शेयर करता जा रहा हूँ, मगर फिर भी आप लोग भी चेक कीजिएगा, कोई ऐसी चीज जो लेक्चर्स में हुई हो शेयर ना हुई हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और एग्जाम जो है ना अभी करीबन नेक्स्ट वीक से पॉसिबिलिटीज है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है ये, मगर अभी क्योंकि हमारे 16 वीक्स पूरे हो चुके हैं तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लैब जो सॉरी लैब नहीं, असाइनमेंट की जो असाइनमेंट 2 दे दी थी मैंने, एक असाइनमेंट और होगी जो रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड होगी, 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको 1-1.5 हफ्ता और दे दूंगा, 15 से 20 तारीख तक का टाइम होगा आप लोगों के पास। तो वो असाइनमेंट 3 इंशाल्लाह आज या कल रख दूंगा, और क्विज 3 6 तारीख को होगी। और जो आपके पास जिसने क्विज 2 नहीं दे सका या किसी वजह से, तो वो 6 तारीख को ना क्विज 2 और क्विज 3 दोनों मिक्स करके दे सकता है। हाँ आप पूछिए, कोई पूछ रहा था। सर मैं ये पूछ रहा था, वो लेक्चर तो अपलोड हुए हैं, अगर आप पीडीएफ भी इसकी सेंड कर देते तो ज्यादा इजी होता हमारे लिए। नहीं मैं तकरीबन पीडीएफ ना एक फाइल वाला पोर्शन अलग है, मैं उस पर शेयर करता जा रहा हूँ, और बाकी बहुत सारे जो है ना मैं लेक्चर जो करवा रहा हूँ वो बुक से ही करवा रहा हूँ, और वो बुक्स मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। बुक्स के जो फोल्डर में जाएंगे ना तो वहां पे बुक्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं, तो उन्हीं से मैं फॉलो कर ओके रहा हूँ। सर। तो एक दफा ना ओके रिवाइज कर दिए, क्योंकि फाइनल में आप लोगों के पास 24 घंटे नहीं होंगे, जो भी पॉलिसी हो, मगर 24 घंटे नहीं होंगे। वहां पे 4-5 या जो भी मतलब टाइम ड्यूरेशन बता दिया जाएगा, मगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं होगा। तो चीजों को पहले ही देख लें कि कौन सा टॉपिक किस बुक में कहाँ पर है, और किस तरीके से आपको फॉर्मूलाज वगैरह चाहिए हो तो जल्दी जल्दी में आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि 50 मार्क का पेपर होगा, तो कोशिश करिएगा कि पूरा कंप्लीट करिएगा। सर, वो जो आप लेक्चर उसमें मिड टर्म में आ चुके हैं वो भी आएंगे, ओवरऑल आएंगे, फिर जो लेक्चर हो चुके हैं वो नहीं हाँ आएंगे? नहीं, मिड वाला जो पोर्शन है ना उसमें से आएगा, पर वो ज्यादा नहीं आएगा। मतलब मेजर पोर्शन जो होगा ना हमारा वो आएगा जो मिड के बाद वाला, जो कि मतलब ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन वाला पार्ट है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब सेमीकंडक्टर्स, हाफ वेव, फुल वेव, जिस तरह के प्रॉब्लम्स ये करवा रहा हूँ, और इसमें ये 2 हाफ वेव, फुल वेव, सेमीकंडक्टर्स की ये चीजें होगी। और एक और चीज इसमें थी जो कि हम जो है, हाँ, ट्रांजिस्टर्स, जो अभी करवा दूंगा, मतलब अभी आज के लेक्चर में मैं आपको उसका रिव्यू करवाऊंगा। रिव्यू तो नहीं, मतलब उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल समझा दूंगा, क्योंकि ये डायोड और ट्रांजिस्टर जो है ना दोनों सेमीकंडक्टर से बने हैं, तो बहुत ही मैच करते हैं। इनके अंडरस्टैंडिंग जो है ना, आपको डायोड की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ट्रांजिस्टर भी उससे समझ में आ जाता है। तो वो ट्रांजिस्टर को मैं करवाऊंगा। तो ये 3-4 चीजें होंगी जो मेजर पोर्शन होगा। अल्दो मैं जो इससे मिड से पहले वाले हैं ना उसका भी कुछ ना कुछ होगा। मतलब मैं यूं समझ लें कि जो फाइनल का है ना 10 to 20% मिड से पहले वाला होगा, 70 to 80% जो है आपका मिड के बाद वाला होगा, इस तरह समझ लें, या 20 to 25% इस तरीके से, मतलब ये वेटेज होगा। बात क्लियर होगी? ओके सर। सर फाइनल में न्यूमेरिकल कम दीजिएगा। ये सब्जेक्ट ही है ऐसा है कि न्यूमेरिकल में फिर भी वेटेज जो है कोशिश करूंगा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज है कुछ इस तरीके से बनाऊं कि बैलेंस हो जाए, और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। मैं मगर थ्योरी के भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह, मैं पेपर बनाऊंगा तो फिर आप आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब इसका एवरेज जो निकलेगा, इसमें यहाँ से हमें देखने से ही आइडिया हो रहा है क्या हो रहा है, कि यहाँ पर पहले उसमें एक साइकिल कंडक्ट हो रहा था, तो उसका एवरेज बना था वी पीक ओवर पाई। इसमें 2 साइकिल कंडक्ट हो रहे हैं एक ही टाइम स्लॉट में, मतलब
आपके पास जो पहले टोटल टाइम था मिसाल दो यहाँ तक, और इसमें सिर्फ एक साइकिल कंडक्ट हो रहा था, तो जाहिर बात है ये साइकिल नहीं हो रहा था, एवरेज ड्रॉप हो रहा था। अब उसी साइकिल में आपके 2 साइकिल कवर हो रहे हैं, मतलब उतने ही टाइम पीरियड में 2 साइकिल वो कंडक्ट कर रहा है, तो जो एवरेज होती है ना, जो आपका हाफ वेव का ट्वाइस हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ये देख रहे हैं, ट्वाइस। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? आप आवाज आ रही है? जी सर, हो गई। ओके जी सर। गुड, ठीक है। तो मतलब हाफ वे में आपके पास 31.8% था, और तो फुल वे उसका ट्वाइस हो जाता है, जो कि 63.7%। यहाँ ट्वाइस ऑफ पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई करेंगे तो आपके पास वो एवरेज आ जाएगा फुल वेव में। तो फुल वेव का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये नजर आ रहा है ना, मतलब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ में लगे होंगे। हाफ वेव में क्या होगा, यहाँ पर ये पहला कंडक्ट हो रहा होगा, ये पार्ट ब्लैंक होगा, फिर ये, तो वेव फॉर्म से देख के ही आइडिया हो जाएगा आपको कि इसमें हाफ वेव का फॉर्मूला लगेगा एवरेज का या फुल वेव का लगेगा। बात क्लियर हो गई या नहीं? जी सर। हो गई। ओके, तो इसका एक प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम देख लें। इसमें क्या है कि ये पीक वोल्टेज इतना है, तो अकॉर्डिंग इसका एवरेज कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये आएगा 9.55। अगर इसी को हम अगर वो निकालें हाफ वेव के हिसाब से मिसाल लो, तो ये 2 हटा दो तो ये राउंड अबाउट तकरीबन डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये मतलब हाफ हो जाएगा, ये तकरीबन बन जाएगा 4 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। और ये जो है फुल वेव जो है ना, ये एक फुल वेव हम उसको कहते हैं जिसमें पूरा साइकिल कंडक्ट हो जाए। तो उसका जो मैंने आपको रेक्टिफायर जो स्लाइड में दिखाया था अभी, वो फुल ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है, ब्रिज रेक्टिफायर। मगर वो ऐसा रेक्टिफायर है जो कि फुल वेव को कंडक्ट करता है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की मदद से भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जाती है। उसमें फायदा ये होता है, आपके जो डायोड यूज होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब 2 डायोड्स आपके बच जाते हैं और आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी हो जाती है। तो उस वो जो उसको कहते हैं, वहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसको कहते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको, मिसाल तौर में आपको यहाँ सवाल आ जाए कि यहाँ पे जो है ना एक साइकिल दिया, यहाँ पे दिया हुआ, मतलब एक इनपुट दिया हुआ, उसको फुल वेव रेक्टिफायर के बाद एवरेज कितना आएगा, तो आपको ये पूरे सर्किट को देख के परेशान नहीं होना, आपको ये देखिएगा पीक वोल्टेज कितना है, और फुल यहाँ पर जो लोड होगा ना, जो एवरेज फुल वेव का जो एवरेज फॉर्मूला है ना, वो लगाना है। बात क्लियर हो गई या नहीं इसका? ठीक है, अब ये भी इसी तरीके से प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, पहले ट्रांसफार्मर में वो जो स्टेप डाउन हो रहा है या स्टेप अप हो रहा है उसको देखना है। ठीक है, अगर स्टेप डाउन हो रहा है, वो ये जो रेशियो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है स्टेप डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे पीक वोल्टेज जो है वो है आपका 100, वो स्टेप डाउन होके बन जाता है 50। तो 50 पीक वोल्टेज हो तो फुल वेव का एवरेज फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पर, तो फार्मूला क्या लगेगा इधर? 50 डिवाइडेड बाय पाई। पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई एंड ट्वाइस ऑफ पीक वोल्टेज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सर ये ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन हुआ है ना, तो हाँ 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 50 वोल्ट बचा, और इसका एवरेज निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय पाई करेंगे ना। 50 डिवाइडेड बाय तब करेंगे जब हाफ वेव पाई रेक्टिफाइड हो। अगर मगर एवरेज। हाँ नहीं, अच्छा एवरेज के लिए, मगर जब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज निकाल रहे हो तो ट्वाइस ऑफ वी पीक, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है ना फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर रहा है।
मतलब पहले ये समझे, ये इस ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आएगा ना आपके पास, वो फुल वेव रेक्टिफाइड आएगा। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जो फार्मूला होता है ना एवरेज का, वो होता है ट्वाइस ऑफ पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई। ये ध्यान में रख लें, या इसको यूं आसानी से याद कर लें, हाफ वेव होगा तो मतलब 31.8% ऑफ पीक वोल्टेज, और अगर फुल वेव हो रहा है तो 63.7% ऑफ द पीक वोल्टेज। बात क्लियर हो गई? जी सर। इसको इस तरीके से देख लें, अगर मतलब वैसे कंफ्यूज हो रही है तो इसको इस तरीके से देख लें। अच्छा, अब क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना हमारा, मैं इसमें बहुत कुछ और भी चीजें हैं जिनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, समझ सकते हैं, और भी डेप्थ में जाते हैं, मगर क्योंकि हम जो है ना ओवरऑल जो बेसिक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो बेसिक, यहाँ तक मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, मगर अब उम्मीद है कि बेसिक इतनी क्लियर है कि आप लोग खुद भी बैठ के स्टडी करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा सीख सकेंगे। और आप एज ए मैकेनिकल टेक्नोलॉजिस्ट आपको इतना आइडिया जरूर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन का, डायोड कौन सी डिवाइस होती है जो, मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो वन वे करंट को फ्लो करती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये जो है मतलब एरिया में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। मैं इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल शेयर कर देता हूँ आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट के साथ, वहां पर उनको देखिएगा। उनको मैं किसी को कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा, और वरना में हम एक और एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे उन क्यूरीज को डिस्कस करने के लिए, जिसमें जिसको जो भी क्यूरीज हो। तो यहाँ पर इस टॉपिक को मैं एंड कर रहा हूँ। फिर हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट है, जो है कहलाता है ट्रांजिस्टर, उसको देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अभी तक जितना हमने लेक्चर किया, इसमें कोई क्यूरी या कोई चीज समझ में ना आई हो, या कुछ भी जो पूछना हो बताए। नहीं सर, सब क्लियर हो गया माशाल्लाह। चलो गुड, अच्छी बात, माशाल्लाह। अच्छा, अब डायोड समझ में आ गया। डायोड क्या है? डायोड जस्ट लाइक वन वे होता है, और मैंने इसका एग्जांपल एक दिया था, मैं एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने बाइक चलाई होगी रोडों पे, तो बाइक पे कुछ कुछ ऐसे स्टॉप होते हैं, स्पेशली जो मिलिट्री साइड या ये उस तरह के, तो वहां पे रोड को वन वन वे साइड, मतलब रॉन्ग वे पे ना है लोग, उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक इस तरह के स्पेशल टाइप के वो मेटल के लगे होते हैं ब्रेकर, जिसमें आप वन वे गुजर सकते हैं। सेकंड साइड जाएंगे तो उससे तीरों की अंदाज से वो एक बिल्कुल ही लगे होते हैं, इसको क्या बैरियर्स लगे होते हैं, तो अगर रॉन्ग वे से आप आएंगे तो उससे आपका टायर बस्ट हो जाएगा, उन तीरों से टच होगा। ये देखा है आप लोगों ने, मतलब कहीं एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। जी सर, देखा है। इसका नाम क्या है स्पेसिफिक, उसको क्या कहते हैं, कौन से बैरियर्स होते हैं? मतलब मुझे अभी नाम उसका एक दिन नहीं, मगर उसमें होता क्या है कि सिर्फ ये होता है कि रोड पे रॉन्ग वे पे लोग ना आए, मगर फिर भी निकल जाते हैं लोग, उसको नीचे करके कर देते हैं कभी कभी। वो एक अलग तरीका है, मगर मकसद करने का कि एक सिस्टम जो है उस चीज के लिए। तो डायोड भी उस तरीके का है। तो जो दूसरा डिवाइस है हमारे पास, वो कहलाता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी सेमीकंडक्टर का बना होता है। अब होता क्या, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रहता हूँ। डायोड में हम क्या करते थे, एक एन टाइप का था मटेरियल, और दूसरा उसके साथ हमने कौन सा टच किया था, पी टाइप का, दोनों को आपस में कंबाइन किया था, और इस वजह से इसको कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मटेरियल पी का लिया और उसके दोनों साइडों पे एन टाइप मटेरियल कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा जो डिवाइस है वो बन जाता है ट्रांजिस्टर। बात समझ में आई? जो यहाँ पे इसकी बहुत ही आसान तरीके से अगर वर्किंग समझनी हो तो वो इस तरीके से समझ लें कि जिस तरीके से हमारा जो नहीं टूटी होती है मस्जिदों में या घरों में या लगा होता है फॉसेट जो लगी होती है, तो उसमें आप क्या, हम क्या करते हैं, एक आपके पास हैंडल हैंडल होता है जिससे आप ओपन करते हैं, और दूसरा एक उसमें एक इनसाइड होता है जहां से पानी आता है, दूसरी उसकी आउटसाइड पोर्ट होती है जहां से पानी आता है। तो जहां जो इन
इनका आउटपुट में वो पानी को कंट्रोल हम किससे कर रहे होते हैं, वो उसके नलकी के नल जो होता है उसके ऊपर जो हैंडल लगा उसके थ्रू। ये तो एक्सपीरियंस की हुई है ना चीजें। जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये ट्रांजिस्टर समझोगे जो करंट के साथ यही गेम खेलता है इसमें सेमीकंडक्टर्स की मदद से। वो क्या करता है, उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल इस तरीके से जहां पे जिस तरह का आप नजर आ रहा है ना, कंट्रोल करता है किसको, उसके एक टर्मिनल में इनपुट करंट आ रहा होगा और दूसरे पे आउटपुट आ रहा होगा। जो इनपुट आ रहा है उसको कंट्रोल करता है कि आउटपुट पे कितना आना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं अभी? आप उसको नल वाले से एग्जांपल को ना, यहाँ पे एनालॉजी दी हुई है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे ना तो चीजें को बहुत ही इजीली समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं सिर्फ स्लाइड को अभी ये पूरी बात समझा दी है, सिर्फ रीड कर लेता हूँ ताकि कोई ऐसी चीज स्लाइड की रह ना गई जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, ये स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा। ट्रांजिस्टर कौन सा टर्मिनल होता है, ये ऐसा टर्मिनल है जो 3 टर्मिनल डिवाइस है, क्योंकि इसकी जो होते हैं ना टर्मिनल्स जिसमें हम कनेक्शंस करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, एक से हमारा करंट यहाँ इन हो रहा होता है, दूसरे से आउट हो रहा होता है, और तीसरा उसका कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग से हम ये कंट्रोल करते हैं कि आउटपुट पे कितना करंट आना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया। ट्रांजिस्टर इज एनालॉगस टू फॉस्फेट, फॉस्फेट जो आपके सामने ये बनी हुई है। तो इसमें पूरी चीजें, यहां तक कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। क्लियर है? सर ये इसका बेसिक फंक्शन क्या हुआ और ये किस चीजों हाँ, में यूज करते हैं, ये थोड़ा बताइए। ट्रांजिस्टर मतलब मैं, ये सेशन एंड हो रहा है, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सवाल भी इंटरेस्टिंग है, यूज किसमें होता है। कहते हैं कि ट्रांजिस्टर के मतलब इन्वेंशन के बाद ये जो है ना दुनिया बहुत चेंज हुई। उसकी बड़ी वजह क्या है, आजकल हम क्या यूज करते हैं, मतलब हम दुनिया की सबसे बड़ी जो चेंज आ रही है ड्यू टू दी डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन के जो कंप्यूटिंग होते हैं वो डिजिटल सारे प्रोसेसर्स के ऊपर होता है। तो ये जो डिजिटल प्रोसेसर्स बनते हैं या जो भी सारा काम करते हैं वो लॉजिक गेट्स के ऊपर करते हैं। और लॉजिक गेट्स कैसे बनते हैं, लॉजिक गेट्स इन ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बनते हैं। आई बात समझ में आप? तो हमारे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारे एक कंप्यूटर चिप में अंदर मिलियंस में ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अंदर जो है ना आपका लॉजिक गेट्स के थ्रू सारा काम हो रहा होता है। हमारा इन 0101 का काम जो हो रहा था सारा लॉजिक गेट। अब ये आप लोगों के मेरे ख्याल में सब्जेक्ट आप शायद, आई डोंट नो कि आप लोग पढ़ेंगे या नहीं, मुझे एग्जैक्ट आपका वो नहीं याद, मगर लॉजिक गेट्स जो होते हैं 0101 जो कंप्यूटर या लॉजिक्स में कहीं पे भी जो डिजिटल परफॉर्मेंस हो रहे हैं वो सारा लॉजिक गेट्स के थ्रू हो रहा होता है। तो वो लॉजिक गेट्स बनते ही इन ट्रांजिस्टर्स के थ्रू होते हैं। आई बात समझ में? ट्रांजिस्टर जो है ना की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशंस हैं वो 2 हैं। एक को कहता है एम्पलीफायर और दूसरा स्विचिंग। एम्पलीफाई का मतलब ऐसे ही है जिस तरीके से आप लोगों ने मस्जिदों में या हम नॉर्मली पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है कि मिसाल तौर मेरा वॉइस है उसका मैग्नीट्यूड नॉर्मली बहुत लो होता है, मगर हम जब माइक पे बोलते हैं तो वो सेम वॉइस इतना हाईली एम्पलीफाई हो जाता है। तो वो उसकी एम्पलीफिकेशन कैसे होती है, वो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर और सॉरी जो ट्रांजिस्टर। अब ये कैसे करते हैं, इसके मोड्स हैं और उसके बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं सिर्फ कुछ टच आपको दूंगा, न्यू लिंक में मैं भेज रहा हूँ, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ये लिंक अभी एंड हो रहा है मेरा।